बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बीवी ने कहा कि अपने बाप को घर से निकाल दो, क्योंकि जब आप काम पर होते हो तो आपका बाप मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। मुझे यकीन नहीं आया। मैंने घर में कैमरे लगा दिए। फिर जो मैंने देखा, तौबा तौबा। फिर मैंने बीवी के साथ अपने बाप से मिलकर ज़बरदस्ती की, क्योंकि अपनी बीवी समरा की बातों पर यकीन करने के बजाय मैंने खुद ही सच जानने का इरादा किया था, क्योंकि मैं अपने बाप पर कैसे शक कर सकता था। और मेरी बीवी तो मेरे बाप पर जो इल्ज़ाम लगा रही थी वो बहुत ही गंदा था। यही सोचकर मैंने सारे घर में कैमरे नस्ब करवा दिए थे और उस वक्त मैं तन्हा बैठा उन्हीं कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रहा था। और जैसे जैसे रिकॉर्डिंग आगे बढ़ रही थी, मेरा सांस रुकता ही चला जा रहा था। कैमरे में रिकॉर्ड होने वाले मनाजिर ने मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बाप मेरी बीवी के साथ ऐसी घटिया हरकत कर सकता है। मेरा सारा जिस्म पसीने से शराबूर हो चुका था और मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग को दरमियान से ही बंद कर दिया था, क्योंकि इससे आगे कुछ भी देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। और फिर मैंने एक ऐसा फैसला किया जो शायद मेरे लिए आम हालात में नामुमकिन था। मेरा नाम अरसलान है। मेरी और समरा की शादी को 6 महीने हुए थे, लेकिन उन 6 महीनों में मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया था। मैं और समरा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मेरी माँ का तो पहले ही इंतकाल हो चुका था। मुझे मेरे बाप ने अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरे बाप ने मेरी तालीम में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जब तक मेरी यूनिवर्सिटी मुकम्मल ना हुई, अब्बा ने मुझे नौकरी भी नहीं करने दी और ख़ुद ही घर का खर्चा भी चलाते रहे और मेरी तालीम का बोझ भी बर्दाश्त करते रहे। मेरे अब्बा मेरे लिए एक आइडियल थे, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं अपने जिस अब्बा को अपना हीरो समझता हूँ, मेरा वही अब्बा मेरी ज़िंदगी में किसी विलन की तरह साबित होगा। और ये बात मुझ पर उस वक्त खुली जब मेरी ज़िंदगी में समरा शामिल हुई। मैंने और समरा ने 4 साल एक साथ पढ़ाई की थी और इन 4 सालों में हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। डिग्री मुकम्मल हुई तो मैंने फैसला किया कि मैं नौकरी करते ही समरा से शादी कर लूँगा, और ये बात मैंने अब्बा को भी बता दी थी। अब्बा को भला क्या एतराज़ हो सकता था, और इसी बात की मुझे बहुत खुशी भी थी। मेरी नौकरी के लिए भी अब्बा ने बहुत हाथ पाँव मारे और अपने दोस्तों से कहकर मेरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी लगवा दी। नौकरी लगते ही मैंने अब्बा से कहा कि वो समरा के घर रिश्ता लेकर चले जाएं। मेरी बात सुनकर अब्बा कहने लगे, पहले मैं समरा से मुलाकात करना चाहता हूँ, तुम उसे हमारे घर बुलवा लो। अब्बा की बात सुनकर मैं हैरान रह गया कि अब्बा को समरा से यहाँ क्यों मुलाकात करनी है। अब्बा तो समरा से पहले भी कई दफ़ा मिल चुके थे। खैर, समरा एक आज़ाद ख्याल घराने से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए उसे मेरे घर आने पर कोई एतराज़ नहीं होना था। अगले ही दिन मैं समरा का हाथ पकड़कर उसे अब्बा के पास ले आया। हमारे घर कोई औरत तो थी नहीं, इसलिए अब्बा ने मुझे हुक्म दिया कि मैं समरा के लिए जल्दी से खाने का इंतज़ाम करूं, और ख़ुद समरा को अपने पास बिठा लिया। काफ़ी देर बाद जब मैं अब्बा के कमरे में दाखिल हुआ तो समरा के चेहरे का रंग बदला हुआ था और वो खामोशी से सर झुकाकर बैठी थी। अब्बा मुझे देख के मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हम कल ही समरा के घर रिश्ता लेने के लिए जाएंगे। अब्बा की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। समरा के चेहरे की बदली हुई रंगत पर ध्यान ही न दे सका। खाने से फारिग होकर जब मैं समरा को उसके घर छोड़ने के लिए निकला तो वो बातों बातों में मुझसे पूछने लगी कि क्या तुम्हारे अब्बा भी हमारे साथ रहेंगे। उसकी ये बात सुनकर इस कदर मुझे अजीब सा लगा कि मैं चौंक गया और कहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो, अब्बा मेरे साथ ही नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। अब्बा ने मुझे पालने पोसने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है, तो मैं कैसे अब्बा को छोड़कर जा सकता हूँ। मेरी बात सुनकर समरा ने मज़ीद कोई सवाल न किया और अपना चेहरा खिड़की की तरफ मोड़ लिया। कुछ देर बाद गाड़ी जब उसके घर के दरवाजे पर रुकी तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी अब्बा से कोई ख़ास बात हुई है क्या। मेरी बात सुनकर उसने इनकार में सर हिलाया और घर के अंदर दाखिल हो गई।
مجھے لگا کہ شاید اس نے ایسی ہی کوئی سوال کر لیا ہوگا۔ ویسے بھی میں خوشی کے اس وقت کو فضول سوچوں کی نظر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگلے ہی دن ابا سمرا کا رشتہ لے کر اس کے گھر پہنچ گئے۔ سمرا کے گھر والوں کو بھی اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ بھی پہلے سے میری اور سمرا کی محبت سے واقف تھے، اس لیے بغیر کسی دشواری کے سمرا کچھ دنوں میں ہی میرے گھر دلہن بن کر چلی آئی۔ اس کے آنے سے ہمارے گھر میں رونق آ گئی۔ اب تک تو میں اور ابا اکیلے تھے، لیکن اس کے آتے ہی سب کچھ بدل گیا تھا۔ میری شادی پر ابا بھی بہت خوش تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب ان کی تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ وہ سارا دن گھر کی چار دیواری میں تنہا رہ کر بیمار ہونے لگے تھے، کیونکہ میں شادی سے مہینہ بھر پہلے ہی ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی ان کے دوست ہمارے گھر چلے آتے تو ابا ان کے ساتھ شطرنج کی بازی جما لیا کرتے تھے، لیکن مجھے معلوم کیا تھا کہ ابا کسی تنہائی کے دور ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ میں شادی کے ابتدائی دنوں میں بہت ہی خوبصورت دن گزار رہا تھا، کیونکہ میں نے کمپنی سے چھٹیاں لے لی تھیں اور میں نے سارا وقت سمرا کے ساتھ ہی گزارتا تھا۔ اس کے ابا نے ہمیں ہنی مون کے لیے دبئی کے ٹکٹ دیے تھے، لیکن میں اپنے ابا کو چھوڑ کر دبئی نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ ابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ سمرا کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے دبئی جانے کے بجائے میں نے اس کے ساتھ یہ 15 دن یہیں گزارے تھے۔ اس کے بعد میری نوکری شروع ہو گئی اور سمرا گھر سنبھالنے لگی۔ وہ ایک بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ اس کے آنے سے میری زندگی کی ہر کمی پوری ہو گئی تھی۔ ابا بھی اس کی بہت تعریف کیا کرتے تھے، لیکن شادی کو مہینہ ہوا تھا کہ سمرا کا رویہ کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہ پہلے کی نسبت مجھ سے بہت کم بات کرنے لگی تھی، ہر وقت گمسم سی نظر آتی، کچھ پوچھتا تو ٹھیک سے جواب بھی نہ دے پاتی۔ اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز بھی بدل گیا تھا۔ پہلے وہ بہت زیادہ ماڈرن تھی، لیکن ہمارے گھر آ کر اس نے ایک مشرقی بیوی کا روپ دھار لیا تھا۔ اس کے اس انداز نے مجھے بہت خوش کیا تھا، لیکن اکثر ابا کے آگے میں نے اسے ڈرتے اور گھبراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بار بار اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتی اور کبھی کبھی تو ابا کی موجودگی میں منظر سے اوجھل ہو جایا کرتی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی پریشانی ہو، لیکن اس نے کبھی کھل کر کسی پریشانی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ نہ ہی ابا نے مجھ سے کبھی سمرا کی کوئی شکایت کی تھی، بلکہ وہ تو ہر وقت اس کی اچھائی بیان کرتے تھے۔ لیکن کچھ ایسا تھا جو مجھے محسوس ہو رہا تھا لیکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں جب بھی سمرا سے سوال کرتا تو وہ بات کو ٹال جاتی اور کہتی کہ ہر بات کا جواب نہیں ہوتا۔ وہ مجھ سے بھی کافی دور دور رہنے لگی تھی اور اس کے چہرے پر چھائی پریشانی کو میں بآسانی محسوس کر رہا تھا۔ اور پھر میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی کہ جس دن ابا کے دوست آ جاتے اس دن سمرا کا چہرہ پوری طرح اترا ہوا ہوتا اور وہ اپنے آپ میں سمٹی ہوئی نظر آتی۔ جب کئی دفعہ میں نے یہ سب نوٹ کیا تو ایک دن میں نے اسے پکڑ کر اپنے سامنے بٹھایا اور کہا کہ سچ سچ بتاؤ، اگر تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میں بہت دنوں سے تمہیں بہت بے چین اور خاموش اور پریشان محسوس کر رہا ہوں۔ میں تمہارا شوہر ہوں۔ اگر تم مجھے خود سے کچھ نہیں بتاؤ گی تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میری بات سن کر سمرا اپنا چہرہ جھکا گئی اور اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ میں نے اسے روتا ہوا نہیں دیکھا تھا کبھی۔ میں نے اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے سمیٹا اور کہا کہ جو بھی بات ہے مجھے کھل کر بتاؤ، میں تمہاری ہر پریشانی کو دور کر دوں گا۔ اس نے ایک نگاہ میری طرف ڈالی اور کہنے لگی کہ آپ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، جو جیسا چل رہا ہے چلنے دیجیے۔ میں آپ کو کچھ بھی کہہ کر ہمارے رشتے کو تباہ نہیں کرنا چاہتی۔ سمرا کی باتیں سن کر میں مزید پریشان ہو گیا تھا کہ آخر ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا رشتہ تباہی کے دھانے پر پہنچ سکتا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ تمہیں میری قسم، مجھے سچ بتاؤ، آخر پریشانی کیا ہے؟ وہ اچانک ہی رونے لگی اور روتے روتے جو اس نے کہا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے لگا شاید میں نے کچھ غلط سنا ہو، اس لیے میں نے دوبارہ اسے کہا کہ تمہیں معلوم تو ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے وہی بات دہرائی تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں نے غصے میں کہا کہ سمرا، ہوش میں رہ کر بات کرو،
तुम ऐसी बात कहना तो दूर, सोच भी कैसे सकती हो? समरा ने एक खौफ की भरी नज़र मुझ पे डाली और कहने लगी कि जो मैं कह रही हूँ वो आपके अब्बा कर गुजरे हैं और आप मुझसे ही सवाल कर रहे हैं। आपको क्या मालूम मैं पहले ही दिन से इस घर में क्या क्या झेल रही हूँ। मैं अब तक इसलिए खामोश थी क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि आप कभी मेरी बात का एतबार नहीं करेंगे, लेकिन आपने खुद अपनी कसम देकर मुझे इस बात पर मजबूर किया कि मैं आपको सब कुछ सच बताऊं, और इसीलिए मैंने आज आपके सामने ये राज खोला है, वरना ये बात मैं मरकर भी कभी आपसे न कहती। समरा की आंखों से मुस्तकिल आंसू बह रहे थे और मैं अपनी जगह शॉक्ड बैठा था। उसके लफ्ज़ों ने मेरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे बाप पर ऐसा इल्ज़ाम लगाएगी। वो कह रही थी कि मेरे अब्बा मेरे पीछे उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, और यही नहीं बल्कि वो अपने दोस्तों के आगे उसे अपनी ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। मैं धीमे लहजे में कह रहा था कि ये मुमकिन नहीं है। मेरे बाप ने मेरी माँ के मरने के बाद कभी दूसरी शादी नहीं की और सारा वक्त मेरी तालीम और तरबियत में लगा दिया, तो वो मेरी बीवी पर गलत नज़र कैसे डाल सकते हैं? समरा कहने लगी कि यही तो बात है कि आपके अब्बा ने सारी ज़िंदगी तन्हा गुजारी है, और जब उन्हें इस घर में एक औरत का वजूद मुयस्सर आया तो वो अपनी ख्वाहिशात पर काबू नहीं रख सके। जब उन्हें मौका मिलता है वो मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। जब मैंने पहली दफ़ा भी उनसे मिलने के लिए यहाँ आई थी तब भी उन्होंने मेरे साथ बहुत ही गलत किस्म की बातें की थीं, लेकिन उस वक्त मैं खामोश हो गई थी। मगर मैं सारी ज़िंदगी इस अज़ियत के साथ नहीं गुजार सकती। मैं हर दिन यही सोचती हूँ कि पता नहीं कब आपके बाप मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे और मैं खुद को बचा ना सकूँ तो मैं तो तही दामन रह जाऊँगी। अब तक तो मैंने अपनी इज़्ज़त को बहुत मुश्किल से उनसे बचाया हुआ है, लेकिन वो दूर दूर नहीं जो वो पूरी तरह मुझे पामाल कर बैठेंगे। समरा की बातों ने मेरे होश उड़ा दिए थे, लेकिन मैं उसकी बात पर एतबार करके अपने बूढ़े बाप पर शक नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने खुद ही सब जानने का फैसला किया। अगले ही दिन मुझे मौका मिल गया। अब्बा अपने दोस्तों में गए हुए थे और समरा अपनी अम्मा से मिलने के लिए, और मैंने मौके का फ़ायदा उठाकर सारे घर में कैमरे लगा दिए। इन कैमरों को फिक्स करते हुए मुझे हरगिज़ भी इल्म नहीं था कि उनमें क्या रिकॉर्ड होगा और कैसा भयानक मंजर मुझे देखने को मिलेगा। सच तो ये था कि मैं किसी भी तरह अपने बाप पर शक नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे अब्बा मेरे लिए हीरो थे और उन्होंने मेरी खातिर आज तक बहुत कुर्बानियाँ दी थीं। लेकिन जब अगले दिन मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मेरे होश उड़ गए। मैंने दरमियान से ही रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, क्योंकि जो मंजर मैं देख चुका था मेरे लिए वही काफ़ी था। मैंने दफ्तर में बैठकर ये रिकॉर्डिंग देखी थी और उसे देखने के बाद मेरे लिए मज़ीद काम करना मुमकिन नहीं था। मैंने अपना सामान समेटा और छुट्टी लेकर घर लौट आया। सारा रास्ता मैंने जिस तरह गाड़ी चलाई थी खुदा जानता था। मेरे दिमाग में आंधी तूफान चल रहे थे। अम्मा के मरने से लेकर मेरी शादी तक का एक एक मंजर मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मेरे अब्बा ने मुझे बहुत लाड से पाला था और मेरी हर छोटी सी छोटी ख्वाहिश पूरी की थी। मुझे लगता था कि वो मेरी खुशी की खातिर अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन वो तो मेरी ही इज्जत को रोनने पर तुल गए थे। कैमरे में जो मंजर मुझे नज़र आया था उसमें मेरे अब्बा अपने दोस्तों के साथ शतरंज खेल रहे थे और उन्होंने शायद आवाज़ देकर समरा को बुलाया था। रिकॉर्डिंग में आवाज़ तो नहीं आई थी, लेकिन मुझे महसूस हुआ था कि उन्होंने समरा को बुलाया है। उसे कमरे में बुलाकर अब्बा ने कुछ कहा और जब समरा ने जवाब दिया तो अब्बा ने उसे बाजू से पकड़ा और खींचते हुए मेरे कमरे तक ले गए और वहाँ जाकर बिस्तर पर धक्का दे दिया। समरा बुरी तरह बिस्तर पर गिरी थी। अब्बा ने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया था और वो जैसे ही समरा की तरफ बढ़े तो उसके आगे का मंजर देखने के बजाय मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, क्योंकि मैं जान गया था कि अब्बा मेरे पीछे मेरी बीवी के साथ कैसा सलूक करते हैं। अब्बा ने अपने दोस्तों के सामने जिस तरह उसे पकड़कर खींचा था मुझे शदीद गुस्सा आया था, लेकिन उसके आगे के मंजर ने तो मुझे गंग होने पर मजबूर कर दिया था। मैं आंधी तूफान की तरह गाड़ी दौड़ाता हुआ घर पहुंचा और जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो अब्बा लाउंज में टहल रहे थे। उनके दोस्त जा चुके थे
मुझे देखते ही अब्बा कुछ कहने के लिए मेरी तरफ आए, लेकिन मैंने अब्बा को साइड पर धक्का देकर कमरे का दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया, जो अंदर से बंद था। मेरी आवाज़ सुनते ही समरा ने कमरे का दरवाज़ा खोला और मेरे गले लगकर ज़ारों कतार रोने लगी। मैंने एक नफ़रत भरी नज़र अपने बाप पर डाली और गुस्से में कहा कि अब मैं मज़ीद आपके साथ गुजारा नहीं कर सकता। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी पर नज़र रखने की? मुझे तो लगा था आप जिस तरह मेरे बाप हैं इसी तरह समरा के भी बाप बनकर रहेंगे, लेकिन आपने तो उसे अपनी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगर आपसे अपने जज्बात काबू नहीं हो रहे थे तो आप दूसरी शादी कर लेते, लेकिन इस तरह अपनी बहू को अपनी हवस का निशाना ना बनाए। मेरी बात सुनकर अब्बा हक्का बक्का रह के कहने लगे, ये सब तुम क्या कह रहे हो? एक दफा मेरी बात तो सुन लो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तो समरा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वही मुझे अपना बाप समझने को तैयार नहीं है। अब्बा की बात सुनकर मुझे मज़ीद गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि जो लड़की आपकी खातिर हनीमून छोड़ सकती है और अपनी नौकरी और कैरियर छोड़कर दिन रात आपकी खिदमत कर सकती है, वो आपको अपना बाप क्यों नहीं मानेगी? हमारी शादी से कुछ दिन पहले ही समरा को बहुत अच्छी नौकरी लगी थी, लेकिन अब्बा की वजह से मैंने उसे नौकरी करने से रोक दिया था। मैं चाहता था कि अब्बा को अब किसी का साथ नसीब हो और वो चार दीवारी में तन्हा पड़े ना रह जाएं। जब ये बात मैंने समरा से की तो उसने खुशी खुशी मेरी इस बात को भी कबूल कर लिया और अब्बा मेरी उसी बीवी को बुरा भला कह रहे थे। मैंने और समरा ने मिलकर ज़बरदस्ती अब्बा को मजबूर कर दिया कि वो उस घर को छोड़कर चले जाएं या फिर हमें जाने दें। अब्बा ने बिना कुछ कहे अपना सामान समेटा और जाते जाते एक आंसू भरी नज़र मुझ पर डाली और दुआ दी कि मैं हमेशा खुश रहूं, और घर से निकल गए। अब्बा का कदम घर से बाहर पड़ा तो मेरा दिल कट सा गया। मैं अब्बा से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन जो कुछ हो चुका था उसके बाद हमारा एक छत के नीचे रहना मुमकिन नहीं था। अब्बा के जाते ही ऐसा लगा जैसे घर वीरान हो गया हो। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। समरा ने जब मुझे गले से लगाया, कहने लगी, आप परेशान ना हो, मैं सारी ज़िंदगी आपके साथ रहूंगी और कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगी। मैं समरा को क्या बताता कि मेरी ज़िंदगी में मेरे बाप की कमी को कभी कोई पूरा नहीं कर सकता था। अब्बा तो चले गए थे, लेकिन जाते जाते मेरा सुकून भी ले गए। मैं सारा वक्त अब्बा को सोचता, पता नहीं वो कहाँ चले गए थे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता कि अब्बा अगर ऐसी कोई हरकत ना करते तो आज मेरी ज़िंदगी कितनी खुशियों भरी होती। मैं चाहकर भी अब्बा के एहसानात को फरामोश नहीं कर सकता था जो अब्बा ने सारी ज़िंदगी मुझ पर किए थे। अब्बा को गए दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे और कुछ दिनों बाद पता चला कि समरा उम्मीद से है, लेकिन इस खबर के मिलने के पूरे 2 महीने बाद खुद ब खुद उसका हमल ज़ाया हो गया और इस खबर ने मुझे तोड़ कर रख दिया। मैं बाप बनने की खुशी को महसूस करने ही लगा था कि मेरी ये खुशी छिन गई थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और समरा भी बहुत ज़्यादा दुखी थी, लेकिन हमने उसे तकदीर का लिखा हुआ मान लिया और उस क़यामत पर सब्र कर बैठे। कुछ वक्त बाद समरा दोबारा से हामला हुई, लेकिन फिर 3 महीने हुए थे उसका हमल ज़ाया हो गया और इस बार तो ना ही वो खुद को संभाल सकी और ना ही मुझसे ये दुख बर्दाश्त हुआ। उसकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वो हर वक्त रोती रहती थी और ऐसा लगता था जैसे कोई बात उसे अंदर ही अंदर कचोके लगा रही हो। जब से मेरे दूसरे बच्चे के ज़ाया होने की खबर मुझे मिली थी, मुझे अपने अब्बा याद आ रहे थे। मेरी ज़िंदगी की हर खुशी हर दुख में अब्बा ने मुझे बहुत संभाला था और अब जब मुझे इतना बड़ा दुख लगा था तो मेरे साथ नहीं थे। मुझे अब्बा की बहुत शिद्दत से याद आ रही थी। मेरे पास अब्बा की कोई तस्वीर नहीं थी और मैं अब्बा को देखना चाहता था। ना चाहते हुए भी मैंने वही रिकॉर्डिंग दोबारा से अपने लैपटॉप में ऑन कर ली जिसे उस दिन मैंने अधूरा छोड़ दिया था। वीडियो में नज़र आने वाली बाकी के मंजर ने मेरे रहे सहे होश पे उड़ा दिए थे। मेरे अब्बा ने कमरे का दरवाज़ा लॉक करने के बाद मेरी बीवी के आगे हाथ जोड़े थे और उसके कदमों में बैठकर कुछ कह रहे थे जिसे मैं सुन नहीं पाया था, लेकिन मेरी बीवी ने मेरे अब्बा के बालों को पकड़कर उन्हें खड़ा किया था और पता नहीं उनसे ऐसा क्या कहा था कि वो रोते हुए कमरे से निकल गए थे। ये सब देखकर मेरे होश उड़ गए थे। ये सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आधा सच जानकर मैंने जो फैसला किया था और पूरा सच देखने के बाद मुझे उस पर पछतावा होने लगा था।
لیکن ان دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی تھی یہ مجھے یا تو سمرا بتا سکتی تھی یا پھر ابا تو پتہ نہیں پچھلے 8 مہینے سے کہاں تھے۔ میں سیدھے اپنے کمرے میں سمرا کے پاس پہنچا جہاں وہ بستر پر لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے سمرا سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ، سچ بتاؤ، تم نے ابا کے ساتھ کیا کیا ہے اور سچ کیا ہے، کیونکہ آج جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں وہ تمہارے غلط کاموں کی سزا ہے۔ میری بات سن کر سمرا رونے لگی اور کہنے لگی کہ اسے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کے گناہوں کی سزا ہے۔ اس کے بعد سمرا نے مجھے بتایا کہ اسے پہلے ہی دن سے ابا کا وجود کھٹک رہا تھا۔ ابا نے پہلی ہی ملاقات میں اسے کہا تھا کہ وہ ساری زندگی اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے، جبکہ سمرا ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ لیکن اگر وہ سیدھی طرح مجھ سے یہ بات کہتی تو میں اسے اپنی زندگی سے نکال دیتا، اور اسی لیے اس نے دوسرا منصوبہ بنایا اور جان بوجھ کر میرے سامنے ڈرامے بازیاں شروع کر دیں۔ میرے سامنے وہ ایک اچھی مشرقی بیوی اور بہو ہونے کا ڈرامہ کرتی اور میرے پیچھے وہ ابا کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع نہ چھوڑتی۔ لیکن ابا نے کبھی مجھ سے اس کی کوئی شکایت نہ کی، جبکہ وہ ابا کی جھوٹی سچی شکایتیں مجھ سے لگاتی رہتی۔ اسے ابا کے دوستوں کا آنا بھی پسند نہیں تھا، اور اس لیے وہ ابا کے دوستوں کے آنے پر جان بوجھ کر منہ بنایا کرتی تھی اور بغیر دوپٹے کے ہی ابا کے دوستوں کے سامنے پہنچ جایا کرتی تھی۔ جس دن میں نے ریکارڈنگ دیکھی تھی اس دن بھی وہ بہت ہی عجیب حلیے میں ابا کی آواز پر کمرے میں گئی تھی۔ ابا نے اسے چائے بنانے کا کہا تو اس نے پلٹ کر ابا سے کہا کہ میں تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں۔ اپنے دوستوں کے سامنے ابا سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر کمرے میں لے گئے اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ کم از کم میرے مہمانوں کے سامنے ایسی بات نہ کیا کرو۔ لیکن وہ تو اپنی غلطی ماننے کے بجائے ابا کو ذلیل کرنے لگی، اور جب میں دفتر سے لوٹا تو میرے سامنے خود ہی مظلوم بن گئی۔ ابا اس دن مجھ سے کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن میں نے انہیں موقع ہی نہیں دیا۔ سمرا مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اسی لیے ہوا ہے کیونکہ اس نے ابا کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میں نے نفرت سے سمرا سے کہا کہ معافی مجھ سے نہیں بلکہ میرے باپ سے مانگنا، کیونکہ میں تو خود بھی ان کی معافی کا طلبگار ہوں، میں بھی ان کا برابر کا گناہ گار ہوں۔ میں نے ابا کے سارے دوستوں سے رابطہ کیا تو ابا اپنے ایک دوست کے ساتھ اولڈ ہوم میں شفٹ ہو گئے تھے۔ میں سمرا کے ساتھ ابا کے پاس پہنچ گیا اور ابا کے قدموں میں گر کر ان سے معافی مانگ دی۔ ابا کے جانے سے گھر میں برکت ہی اٹھ گئی تھی اور پریشانیوں نے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ ابا آخر باپ تھے، وہ کب تک ہم سے خفا ہوتے؟ انہوں نے ہمیں دل سے معاف کر دیا اور گھر واپس چلے آئے تھے۔ ابا کے آتے ہی ایک دفعہ پھر ہمارے گھر میں رونق آ گئی تھی۔ کبھی کبھی ہم رشتوں کو بہت ہی بے مول اور غیر ضروری سمجھتے ہیں، لیکن دراصل یہی رشتے ہماری بنیاد ہیں اور ان کے ہونے سے ہی ہماری زندگیاں روشن ہیں۔ ایسا ہی رشتہ ماں اور باپ کا ہے۔